जादुई टेबल क्लॉथ। रविवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी। मोहित ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था। बंटी और रोली अपनी अपनी पढ़ाई में लगे थे। राधिका सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि लंच के बाद ही सब लोगों को फिल्म देखने जाना था। राधिका ने खाना तैयार कर दिया था, बस रोटियां सेकनी थी। वो नहाने चली गई। रोली से कहा कि जो नया वाला टेबल क्लॉथ में कल खरीद कर लाई थी वही बिछा दो और प्लेट लगा दो। प्लेट लगाकर मोहित, बंटी और रोली राधिका का इंतजार करने लगे कि वो आए तो रोटी बनाए। अरे भाई, कितनी देर लगेगी? भूख लगी है, जल्दी आओ। सबने अपनी अपनी प्लेट में दाल सब्जी निकाल ली थी। तभी राधिका अपने बाल पोंछते हुए बाहर निकली और बोली, बस बस मैं आ गई। सब राधिका की तरफ देखने लगे। तभी देखा कि टेबल पर एक प्लेट में गरम गरम गोल गोल और फूली फूली घी लगी रोटियां रखी है। सब ने एक साथ कहा, अरे ये क्या रोटियां कहाँ से आई? बंटी बोला, किसी को खानी है तो खाओ, वरना मैं तो खा रहा हूँ। उसके रोटी लेते ही सबने खाना शुरू कर दिया। राधिका भागी हुई रसोई में गई। वहाँ ना गैस चल रही थी, ना तवा चढ़ा था। वो आश्चर्य में पड़ गई कि रोटियां आई कहाँ से। वो भी जाकर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठते ही प्लेट में 2 रोटी और आ गई। ये तो बड़े मजे की बात है। अरे ऊपर वाले को कुछ देना ही था तो कोई मिठाई या रबड़ी देता। ये लो, एक बड़े से कुल्हड़ में रबड़ी और एक कुल्हड़ में रसगुल्ले हाजिर हो गए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आज नया क्या हुआ है? तभी उसकी नजर टेबल क्लॉथ पर पड़ी। वो उछल पड़ी। उसने कहा, ये टेबल क्लॉथ मैंने एक फेरी वाले से खरीदा था। उसने कहा था कि बहन जी आप ये वाला ले लो, उसके साथ एक फ्री दे दूंगा। इसका मतलब ये टेबल क्लॉथ ही जादुई है। चलो तब थोड़ा मीठा पान भी खा लिया जाए। ये लो, वो भी हाजिर हो गया। सबने खूब जमकर भोजन किया, मिठाई खाई और पान खाया। राधिका बर्तन उठाकर रसोई में जाने की सोच रही थी कि टेबल बिल्कुल साफ हो गया। अरे राधिका, तुम्हारे तो बड़े मजे हो गए। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, निकलना भी तो है। उसी समय टेबल क्लॉथ से आवाज आई, आज सब लोग घर में ही आराम करो। आज जिस इलाके में तुम लोगों को जाना है वहाँ कुछ ही देर में कर्फ्यू लगाने वाला है। मोहित ने झट से टीवी ऑन किया तो पता चला कि अंत में टॉकीज के आसपास वाकई किसी आतंकवादी के छुपे होने की आशंका की वजह से कर्फ्यू लग गया था। सभी लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये कैसे सारी चीजें जान जाता है। बंटी और रोली का तो मूड ही ऑफ हो गया था, पर राधिका ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ कि हम गए नहीं, वरना फंस गए होते। चलो बच्चों, तुम लोग टीवी देखो, हम आराम करते हैं। राधिका अभी भी असमंजस्य में थी। वो जैसे ही खाने वाले टेबल के पास गई, थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। फिर बड़े प्यार से टेबल क्लॉथ को सहलाते हुए बोली, सच बताओ तुम कौन हो और हमारी इतनी सहायता क्यों कर रहे हो? तब टेबल क्लॉथ से आवाज आई, मेरी आत्मा इसी टेबल क्लॉथ में बसी है। बहुत दिनों से दुकान में ही पड़ा था, मुझको कोई खरीदता ही नहीं था। वो तो उस दिन जब उस फेरी वाले ने मुझे खरीद लिया और तुमको दिखाया, तब तुम उसी समय अपने ऑफिस से घर लौटी थी और किसी गरीब को खाना खिला रही थी। तभी मैंने सोचा, अगर इतनी अच्छे लोगों के घर में चला जाऊं तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। कम से कम साफ सुथरा तो रहूंगा। वहाँ तो गोदाम में सारे कपड़ों के नीचे मेरा दम ही घुट रहा था। इसीलिए तुम चिंता मत करो, बस जो चाहिए वो बोल देना। ठीक है, आज शाम को मैं अनाथालय जाकर मिठाई देना चाहती हूँ। सोचा था लौटते समय खरीद लूंगी। अरे तुम जाकर सो जाओ, जब उठोगे तो तुम्हारी मनपसंद मिठाइयाँ इस जगह मिल जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना
कि मुझे भी अपने साथ ले चलना। अगर मिठाइयाँ कम पड़ जाएगी तो मैं और ले आऊँगा। राधिका सोकर उठी तो पूरा टेबल तरह तरह की मिठाइयों से भरा था। बंटी और रोली आश्चर्य से देखने लगे कि इतनी मिठाइयों का क्या काम है। अरे भाई, हमें आज अनाथालय नहीं जाना है क्या? बंटी और रोली बोले। अरे हम तो भूल ही गए थे। सब लोग गाड़ी में बैठ गए। राधिका ने टेबल क्लॉथ को भी मोड़कर अपनी गोद में रख लिया। मोहित गाड़ी चला रहे थे। उसी समय जैसे लगा कि किसी की सिसकियां सुनाई पड़ी। राधिका ने देखा टेबल क्लॉथ गीला हो गया था। उसने कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं, मुझे तुम्हारी गोद में बैठकर अपनी माँ की याद आ गई। मैं कश्मीर में अपनी माँ के साथ बहुत खुशी जीवन बिता रहा था कि एक दिन हमारे घर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। मैंने उनसे छुपने के लिए एक टेबल क्लॉथ ओढ़कर एक कोने में खड़ा हो गया और उन लोगों ने मुझे टेबल क्लॉथ सहित हमारे घर के बाहर बहने वाली झील में फेंक दिया। मैं डूबकर मर गया, पर इस टेबल क्लॉथ में ही मेरी आत्मा बस गई। मैं इसको छोड़कर जा ही नहीं पाया। अच्छा, तुम उदास मत हो, तुम हमारे पास हमेशा रहना। टेबल क्लॉथ खुश हो गया। जब सब लोग अनाथालय पहुँचे और बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई तो वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो उसी परिवार के साथ रहने लगा। उन लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो उनकी जरूरतों को ध्यान रखता। टेबल क्लॉथ के आने से उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। दर्जी की जादुई मशीन। एक गांव में बाबूराम नाम का एक दर्जी रहता था। वो बहुत ईमानदार था। बाबूराम ने एक पैसा भी कभी बेईमानी से नहीं कमाया था। कुछ दिनों के बाद बाबूराम की बेटी की शादी थी और वो अपनी बेटी की दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। एक दिन बाबूराम बैंक जाता है और बेटी की शादी के लिए सारे पैसे निकाल लेता है। बाबूराम बैंक से सीधा अपनी दुकान जाता है और दहेज का सामान खरीदकर दुकान पर ही रख देता है। दुकान से घर लौटते समय जोरों की बारिश होने लगी, इसीलिए उसने दहेज के सामान खराब हो जाने के डर से दुकान पर ही छोड़ दिया। वो अपनी दुकान में ताला लगाता है, मगर हड़बड़ाहट में ताला ठीक से बंद नहीं होता। ताला खुला ही रह जाता है। उसको लगता है कि ताला बंद हो गया है, इसीलिए वो अपने घर चला जाता है। रात में बाबूराम की दुकान की तरफ से कुछ चोर गुजरते हैं। उन चोरों की नजर बाबूराम की दुकान पर पड़ती है और उनको दुकान का ताला खुला हुआ नजर आता है। दुकान का खुला ताला देखकर वो चोर बहुत खुश हो जाते हैं। सारे चोर बाबूराम की दुकान में घुसकर सारे पैसे, कपड़े और मशीन उठाकर ले जाते हैं। जब बाबूराम सुबह अपनी दुकान पहुंचता है तो वो अपनी दुकान देखकर दंग रह जाता है। उसकी दुकान का सब कुछ चोरी हो चुका था। वो वहीं बैठकर अपना सर पकड़कर रोने लगा। वो ये सोच रहा था कि अब उसकी लड़की की शादी कैसे होगी। थोड़ी देर के बाद बाबूराम की दुकान पर उसके ग्राहक अपना कपड़ा लेने आते हैं। बाबूराम उनसे कहता है कि सारा कपड़ा चोरी हो चुका है, अब उसके पास कोई कपड़ा नहीं है। ये सुनकर सारे ग्राहक बाबूराम पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर उनके कपड़े नहीं मिले तो वे बाबूराम की शिकायत पुलिस में कर देंगे। ये सुनकर बाबूराम बहुत डर जाता है और उनसे कहता है कि आप सब मुझे थोड़ा समय दे, मैं आप सबके कपड़े के मूल्य कुछ दिनों में ही चुका दूंगा। ये सुनकर सारे ग्राहक वापस चले जाते हैं। बाबूराम भी अपने घर चला जाता है। बाबूराम बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन बाबूराम परेशानी की हालत में नदी के किनारे बैठा सोच रहा था कि वो अब अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा और अपने ग्राहकों का पैसे कैसे चुका पाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही सिलाई की मशीन थी जिसके द्वारा काम करके वो पैसे कमाया करता था। लेकिन अब उसके पास कमाई करने का कोई जरिया नहीं था। इसी परेशानी के कारण उसने खुदकुशी करने का फैसला किया। जिस नदी के पास वो बैठा हुआ था उसमें ही वो कूदने जा रहा था।
बाबूराम जैसे ही नदी में कूदने चला, वैसे ही नदी से एक जल परी निकली और बाबूराम के सामने आकर खड़ी हो गई। जल परी ने बाबूराम से पूछा, तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? बाबूराम ने जल परी को अपना सारा किस्सा सुनाया। जल परी बाबूराम से बोली, किसी भी परेशानी का हल खुदकुशी नहीं होती। मेरे पास खुदकुशी के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचा। खुदकुशी करके तुम्हारी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या तुम फिर से दर्जी का काम शुरू नहीं करना चाहते हो? अगर मैं दर्जी का काम दोबारा शुरू कर भी दूं तो इतनी जल्दी पैसे कैसे कमा पाऊंगा? और अपनी बेटी की शादी और कर्जदारों के कर्ज कैसे अदा हो पाएगा? मैं तुमको एक जादुई मशीन देती हूँ, जिससे तुम एक कपड़ा पलक झपकते ही सिल पाओगे और कुछ ही दिनों में इतने कपड़े सिल जाएंगे कि तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और कर्जदारों की कर्ज भी अदा हो जाएगी। लेकिन जो कपड़े चोरी हो चुके हैं, उन कपड़ों को मैं कहां से लाऊंगा? और जब कपड़े ही नहीं हैं तो मैं जादुई मशीन से सिलूंगा क्या? तुम उन कपड़ों की बिल्कुल फिक्र ना करो, तुमको सारे कपड़े तुम्हारी दुकान में ही मिल जाएंगे। ये सुनकर बाबूराम खुश हो जाता है, मगर तुम जाने से पहले एक वादा करो कि जब इस जादुई मशीन से तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो तुम इस मशीन को मुझे वापस लाकर दे दोगे। इस पर बाबूराम राजी हो जाता है। फिर बाबूराम जलपरी से वो जादुई मशीन लेकर सीधा अपनी दुकान गया और जैसे ही दुकान खोलकर देखा तो दुकान में ग्राहकों के वे सारे कपड़े मौजूद थे। उन कपड़ों को देखकर बाबूराम बहुत खुश हुआ और जैसे ही वो उन कपड़ों को सिलने बैठा, उस जादुई मशीन ने कुछ ही देर में सारे कपड़े सिल डाले। ये देखकर बाबूराम हैरान हो गया। अरे, ये तो सच में कोई जादुई मशीन ही है। थोड़ी देर के बाद बाबूराम के सारे ग्राहक आ गए और अपना अपना कपड़ा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में बाबूराम अपने गांव और साथ ही साथ आसपास के गांव में मशहूर हो गया। उसकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगने लगी। बाबूराम सबका कपड़ा एक ही दिन में सिलाकर दे देता था और खूब पैसे कमाता था। कुछ दिनों के बाद बाबूराम ने अपनी बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से की। जब बाबूराम की उस जादुई मशीन से सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो वादे के मुताबिक बाबूराम जादुई मशीन को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद जलपरी नदी से निकली और उसने बाबूराम से कहा, क्या हुआ बाबूराम? इस जादुई मशीन से मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं और अपने वादे के मुताबिक मैं मशीन को लौटाने आया हूँ। बाबूराम, तुमने अपना वादा पूरा करके ये साबित कर दिया है कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। अगर तुम अपना वादा ना पूरा करते तो ये जादुई मशीन तुम्हारे पास से खुद ब खुद गायब हो जाती और तुमको फिर कभी ना मिलती, क्योंकि तुमने अपने वादा पूरा किया है। इसीलिए ये जादुई मशीन मैं तुमको हमेशा के लिए देती हूँ। फिर बाबूराम जल परी को धन्यवाद देकर जादुई मशीन साथ लेकर चला जाता है।